Hello and welcome to Education Hub. Today we are going to discuss about cell. Cell is a fundamental unit of life. What is the fundamental unit of life? Cell. What is the cell? सेल होता क्या है? सेल लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में with the help of cork. And what is the cork? cork एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेड़ की छाल से लिया गया है, छाल से मतलब बार्क से लिया गया है। cork एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें किससे प्राप्त होता है? पेड़ की छाल से, bark of the tree. तो cork is the substance which comes from the bark of trees. जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया तो उन्होंने देखा कि जो सेल है वो एक छोटे कमरे के जैसा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा सेल, ठीक है। लैटिन भाषा में सेल का मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम। जो कोर्क होता है, मतलब जो पेड़ की ऊपर की छाल होती है, वो एक डेड सेल होती है। तो जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था। सबसे पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया गया था लुईन हुक के द्वारा 1674 में, और जो उन्होंने ये फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी वो कहाँ पे की थी? इन पोंड वाटर। सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी 1831 में। पुरकिंजी नामक साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म शब्द को उत्पन्न किया 1839 में। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया? दो साइंटिस्ट थे, शिल्डन एंड स्वान। शिल्डन ने 1838 में एंड स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी को प्रपोज किया। सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे सेल से बने हुए होते हैं। बाद में 1855 में विर्चाउ नामक साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड कर दिया और उन्होंने बोला कि जितने भी सेल हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। मतलब जितने भी सेल हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पहले वाले सेल से जन्म लेते हैं। तो जो सेल थ्योरी है उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं कि ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, all plant and animal are composed of cells, and second one is all the cell arises from its pre-existing cells. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो सेल है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल मतलब जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं हमारी बॉडी में वो किसके द्वारा हो रहे हैं? हमारे सेल के द्वारा। तो सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक मतलब जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो हमारी मूलभूत इकाई है हमारी बॉडी की, वो क्या है? वो सेल है। तो सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो सेल है उसकी शेप क्या होती है? साइज क्या होता है? तो जो सेल का शेप है, जो उसका साइज है, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जो सेल है उसका शेप साइज किस पे डिपेंड करेगा? जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा नर्व सेल होता है, जो हमारा न्यूरॉन होता है, उसकी शेप क्या होती है? उसकी शेप लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्यों होती है? क्योंकि इसका पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी में फैला हुआ होता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये सर्कल होती तो बहुत सारे सेल लग जाते, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब लंबी शेप की होती है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा नेटवर्क हमारी बॉडी में फैला होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कि ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो पहला है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो नाम से ही पता चल रहा है, यूनी मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ओनली वन सेल पाया जाता है वो किस में आते हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, आई रिपीट कि जिन ऑर्गेनिज्म में वन सेल पाया जाता है, जिन ऑर्गेनिज्म में वन सेल्ड बॉडी होती है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा में ओनली वन सेल होता है, ठीक है। तो अमीबा इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंड वन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब मैनी एंड सेलुलर मतलब सेल। जिन ऑर्गेनिज्म में मैनी सेल्स पाए जाते हैं, मतलब मोर देन वन सेल्स पाए जाते हैं, वो किसके अंदर आएंगे, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, यूनिसेलुलर जिनमें वन सेल पाया जाता हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें मैनी सेल पाए जाए। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, तो ये सारे क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत सारे सेल मिलके फंक्शन परफॉर्म करेंगे बॉडी के। गॉट इट। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अमीबा एंड मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, मतलब जो सेल है वो किससे बना हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, तो सेल की आउटर कवरिंग क्या हो जाएगी, सेल की आउटर कवरिंग हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है आउटर कवरिंग, तो सेल की आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो सेल का सेंटर भाग क्या होगा, सेंटर पार्ट क्या होगा हमारा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में सेल का लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड, एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है, जो ये साइटोप्लाज्म, देखो साइटो मतलब सेल एंड प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा, ठीक है। जो ये प्लाज्मा है इसकी मेम्ब्रेन कौन सी है, इसकी मेम्ब्रेन भी यही मेम्ब्रेन है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी वही हमारी साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम हो जाएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा, ओके। जो प्लांट होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, एक आउटर रिजिड कवरिंग होगी, ठीक है। तो उस आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे, उस आउटर कवरिंग को हम सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो ह्यूमंस में एब्सेंट रहती है। सेल वॉल किन किन में प्रेजेंट होगी, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, ओके। जो हमारा सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट में, बैक्टीरिया में एंड फंगी में। गॉट इट। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स। अब जो ये साइटोप्लाज्म है, जो ये सेल का लिक्विड है, जो ये सेल का फ्लूइड है, इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं भाई, आईज, नोज, लिप्स, ठीक है। ऐसे ही सेल के ऑर्गन्स होते हैं जो उन्हें, जो सेल के अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये सेल ऑर्गेनल्स हमारे साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, ओके। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। तो फर्स्ट वन है, जो पहला पॉइंट है हमारा वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल,
देखिए जो सेल था उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये नेचर में सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये कुछ सब्सटेंसेस को ही, कुछ मटेरियल को ही सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करती है, ठीक है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब जो सेल, जो मटेरियल को, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ सब्सटेंस को ही सेल के अंदर जाने और सेल से बाहर जाने की अनुमति देती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, उसका नेचर क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट पॉइंट इज जो CO2 मतलब जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे मूव करेंगे, डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। गैसेस मॉलिक्यूल जैसे CO2 एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो सब्सटेंसेस गैसेस के मूव कैसे करेंगे सेल के अंदर और बाहर, डिफ्यूजन के द्वारा। मान लीजिए, ठीक है, जैसे बलून है, बलून में हम गैस भरते हैं, ठीक है। तो गैस भरने के बाद क्या होता है, उस बलून के अंदर ज़्यादा गैस होती है। जब हम उसको मतलब फिंगर हटा लेंगे बलून से तो क्या होगी, अंदर वाली गैस बाहर आ जाएगी, मतलब अंदर से बाहर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जब हमने बलून को फुलाया तो उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन थी और बाहर लोअर कंसंट्रेशन थी। जब हम बलून के ऊपर से फिंगर हटा लेंगे तो अंदर वाली गैस क्या करेगी, बाहर की ओर मूव करेगी, और जिसे हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं, ठीक है। ऐसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हो रहा था उसे डिफ्यूजन कहेंगे, और जब वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा तब उसे हम ओस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। मतलब उसी एग्जाम्पल से समझिए, जैसे बलून के अंदर हम पानी भर रहे हैं, ठीक है। बलून के अंदर हमने पानी भरा और उसे उंगली से बंद कर दिया, बाद में अगर हम जब फिंगर्स हटाएंगे तो क्या होगा, बलून के अंदर का पानी बाहर की तरफ फ्लो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बलून के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और बलून के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम था। तो वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसे हम क्या नाम देंगे, ओस्मोसिस, ठीक है। तो सेल के अंदर गैसेस का मूवमेंट डिफ्यूजन के द्वारा होगा और सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस के द्वारा होगा, ओके। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बनी किससे होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन से एंड लिपिड से। लिपिड मीन्स फैट, ठीक है, फैट एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, जब सेल के बाहर जो सराउंडिंग है, जो सेल के बाहर का मीडियम है, उधर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब सेल के बाहर के मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होगा, तो ऑस्मोसिस क्या होता था, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बाहर ज़्यादा है पानी, सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा, बाहर से अंदर जाएगा पानी, ठीक है, बाहर से अंदर जाएगा। मान लीजिए ये बलून है, मान लीजिए ये बलून है, ये सेल हमारा बलून है, ठीक है। जब हम बलून में पानी भरेंगे तो क्या होता है, ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब वाटर बाहर के मीडियम से सेल के अंदर आएगा तो सेल क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल फूला हुआ दिखाई देगा, ठीक है, स्वेल दिखाई देगा। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सेल के बाहर जो मीडियम है और सेल के अंदर जो मीडियम है, जब वो दोनों सेम होंगे तो वो क्या होता है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आइसो मीन्स
आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिए कि जब वाटर बाहर, सेल के बाहर और सेल के अंदर सेम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम आइसोटोनिक नाम देंगे, ठीक है। हाइपोटोनिक में सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम होगा, सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, बलून में जब हम पानी भरेंगे तो वो स्वेल हो जाता है, तो ऐसे ही जब वाटर बाहर से अंदर जाएगा, मतलब बाहर के मीडियम से सेल के अंदर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, तो क्या करेगा, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे बलून में पानी भरते हैं तो बलून का साइज इंक्रीज हो जाता है, ऐसे ही सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सॉरी, सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कमरा है, वो पानी से भरा हुआ है और उस कमरे के बाहर पानी नहीं है, तो जब हम गेट खोलेंगे तो वाटर बाहर जाएगा, कमरे से बाहर जाएगा। ऐसे ही ये सेल है, सेल में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो वाटर कैसे फ्लो करेगा, अंदर से बाहर जाएगा। और जैसे बलून है, बलून में पानी भरा हुआ है, जब उस हम फिंगर हटाएंगे बलून के ऊपर से तो पानी बाहर आएगा, तो बलून क्या करेगा, श्रिंक करेगा, मतलब सिकुड़ जाएगा बलून, बलून का साइज छोटा हो जाएगा। ऐसे ही जो सेल है, सेल से जब वाटर बाहर आ रहा है तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए ये सेल था, सेल की आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन को ये क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर करेगी, मतलब आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो क्या हो जाएगी हमारी सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो वॉल पाई जाती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल कहाँ लाई करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। नेक्स्ट है सेल वॉल होता किन किन में है, ह्यूमन में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, किन किन में प्रेजेंट रहेगी, प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंगाई में, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये प्रोटेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, और पूरे सेल को ये प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। जो प्लांट सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। जो प्लांट सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। सेल था, सेल के बीच वाले पार्ट को क्या बोल रहे थे हम, न्यूक्लियस बोल रहे थे, ठीक है। जो न्यूक्लियस है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर होते हैं उसमें, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है डबल लेयर्ड कवरिंग होती है न्यूक्लियस में, और उस कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है, जो सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, वो क्या कंटेन करता है, वो क्रोमोसोम्स कंटेन करके रखते हैं। और क्रोमोसोम्स होता क्या है, क्रोमोसोम्स हमारी इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन रखता है, मतलब जो क्रोमोसोम्स है वो कंटेन करके रखता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे और क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करके रखेंगे, डीएनए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किससे बना हुआ होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। डीएनए किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। भाई डीएनए हमारा प्रोटीन से बना हुआ होता है और क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट था, क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ होता है, डीएनए से एंड प्रोटीन से, ठीक है।
हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस वो गुण होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के फादर या मदर की आई का रंग ब्राउन है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चाइल्ड होता है उसकी आईज का रंग भी क्या होगा? ब्राउन होगा। तो ये क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर है, मतलब ये गुण उसको उसके पेरेंट्स से मिला है, और जो पेरेंट्स से गुण मिलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, ठीक है। इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल। और क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं? जो सेल डिवाइड नहीं कर सकते उनमें डीएनए कैसे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। आई रिपीट, जो नॉन डिवाइडिंग सेल होते हैं, जो सेल डिवाइड नहीं कर पाते, उनमें डीएनए कैसे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में। और जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हम उसको ही रिपीट करते हैं। हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ? सेल, ठीक है। सेल होता क्या है? सेल लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में विद द हेल्प ऑफ कोर्क। एंड व्हाट इज कोर्क? कोर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें पेड़ की छाल से मिलता है, ठीक है। और जो पेड़ की छाल होती है, मतलब जो पेड़ का, ट्री का बार्क होता है, वो एक डेड सेल होता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो कैसा था? वो एक डेड सेल था। जो सेल है उसका स्ट्रक्चर रूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? सेल। और सेल का मतलब क्या है? अ लिटिल रूम, ओके। नेक्स्ट है फ्री लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? लुईन हुक ने 1674 में पोंड वाटर में, ओके। फर्स्ट डेड सेल का डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और फर्स्ट लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लुईन हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1831 में। पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो मतलब होता है प्रोटीन, एंड प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, ओके। प्रोटो मतलब प्रोटीन, प्लाज्म मतलब फ्लूइड, लिक्विड। पुरकिन जी ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया 1839 में। सेल थ्योरी शिल्डन एंड स्वान ने दी 1838 और 1839 में। कहती क्या है सेल थ्योरी? कि जितने भी प्लांट और एनिमल है वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है सेल थ्योरी में? कि जितने भी सेल हैं वो कहाँ से अराइज होंगे? अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब अपने पहले वाले सेल से वो अराइज होते हैं। जो शेप है और साइज है वो सेल की किस पे डिपेंड करेगी? वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। द शेप ऑफ साइज एंड साइज ऑफ द सेल्स आर डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे उसी पे उसका शेप और साइज डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। तो जिन ऑर्गेनिज्म में वन सेल होता है वो यूनिसेलुलर, और जिन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अमीबा एंड मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल प्लांट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो सेल में हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले सेल की आउटर कवरिंग क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। भाई मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? आउटर कवरिंग। और सेल की आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे हम? सेल मेम्ब्रेन। बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस और बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाए जाते हैं? फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्लांट, बैक्टीरिया और फंगी में
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक आउटर कवरिंग और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में सेल के ऑर्गन फ्लोट करते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये सबसे आउटर कवरिंग होती है। इसका नेचर सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। सेल के अंदर गैसेस का मूवमेंट कैसे होगा, डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, गैसेस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो गैसेस का मूवमेंट कैसे होगा सेल के अंदर और बाहर, डिफ्यूजन के द्वारा। और वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, ऑस्मोसिस के द्वारा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी किससे होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड एंड प्रोटीन। अनदर नेम ऑफ लिपिड इज फैट। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जब सेल के बाहर जो मीडियम है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो फ्लो कहाँ होगा, बाहर से अंदर की ओर। और बाहर से अंदर की ओर होगा तो सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल के बाहर के मीडियम में और सेल के अंदर का मीडियम दोनों में सेम कंसंट्रेशन होगा। आइसो मीन्स सेम। ठीक है, तो जिसमें सेम कंसंट्रेशन होगा वो आइसोटोनिक। जिसमें बाहर वाले मीडियम में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा और सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन होगा वो हाइपोटोनिक। और जिसमें सेल के अंदर ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन और बाहर कम होगा कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो अंदर से बाहर की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, तो अंदर से बाहर आ रही है चीज़ तो सेल का साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, श्रिंक करेगा। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों मीडियम में मतलब सेल के बाहर वाले मीडियम में भी सेम है और सेल के अंदर वाले मीडियम में भी सेम है तो सेल का साइज ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, जैसा वो है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो सेल विल स्टे इन सेम साइज। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल किन किन में प्रेजेंट होगी, प्लांट, बैक्टीरिया और फंगी में। और ये कहाँ होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड लाई करती है। ठीक है, जो हमारी प्लांट सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस सेल के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। जैसे हमारे सेल की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है ऐसे ही जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स को कंटेन करके रखता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए को कंटेन करके रखते हैं। डीएनए किससे बना हुआ होता है, डीएनए प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्रोमोसोम्स किससे बने हुए होते हैं, कहाँ प्रेजेंट था डीएनए, डीएनए हमारा क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट था। तो क्रोमोसोम किससे बने हुए होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब जो गुण पेरेंट से चाइल्ड में आए हैं। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है, जीन्स। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन्स। जो सेल डिवाइड नहीं कर सकते उनमें डीएनए कैसे प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन मटेरियल्स के फॉर्म में। ठीक है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।